नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीएमओ के खिलाफ एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लेने से, सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उसको रजिस्ट्री के पास भेज दिया। अधिवक्ता थे जितेंद्र सिंह और विष्णु गुप्ता। तो मामला क्या था? मामला यह था, आपने देखा होगा हर साल राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से चादर जो है वो चढ़ाई जाती है, पेश की जाती है। और इस बार कानून मंत्री किरण रिजिजू के जिम्मे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ऐसा नहीं है, 1947 के बाद से हर साल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ऐसा किया जाता है। तो आज जो याचिका गई, उस याचिका में इस प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजी जाने वाली चादर की जो चढ़ाने की जो रस्म है, उसके ऊपर रोक लगाया जाए। क्यों रोक लगाया जाए? क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया गया। और 26 का हवाला इसलिए दिया कि जो अजमेर दरगाह शरीफ है वो कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह मामला धर्म का नहीं है, इसलिए सरकार को वहां पर चादर नहीं चढ़ानी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में खबर छोटी थी, लेकिन इस खबर के जो मायने हैं उस पर अगर हम बात करें तो आप सोचकर देखिए, जिस देश में हम लोग रहते हैं, अगर ऐसा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, उसमें जो है वो आधारशिला रखते हैं, उस पर ध्वजारोहण जो समारोह होता है उसमें अगर वो शामिल होते हैं, तो फिर आरोप लगाए जाते हैं कम्युनल होने के। और अक्सर ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। तो क्या किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की या उसकी जो धर्म की जो रस्में हैं, रिवाज है, क्या उसको निभाने का कोई हक नहीं होता? और अगर ऐसा है तो फिर अकेले अजमेर दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाने से क्या फिर वहां पर जो है वो कम्युनलिज्म नहीं हो जाता क्या? लेकिन जब वहां पर ऐसा किया जाता है तो फिर सेकुलरिज्म याद आ जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। और फिर जब बात आ जाती है अल्पसंख्यकों की, जो कि है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जो मुस्लिम या हम कहें कि इस्लामिक जो कंट्री है, तो बांग्लादेश से भी ज्यादा आबादी, मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और तीसरा सबसे बड़ा देश है मुस्लिम आबादी से। तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं है। और आप इससे भी ज्यादा हैरानी ये होगी कि हर साल जो है वो भारत के गजट में अजमेर दरगाह शरीफ जो है वो उसका हिस्सा होता है। अब क्यों होता है? तो जब अगर आप तथ्यों को उठाने बैठोगे, आप इस पर रिसर्च करोगे, तो फिर जवाहरलाल नेहरू की वो सारी सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई क्या सामने आएगी? अगर हम इसको देखते हैं तो 1947 में जो बंटवारा हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था, तो देश का बंटवारा हुआ। लेकिन उसके बाद जो हालात बने कि मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं, मतलब भारत में भी रह सकते हैं। अब यहां पर जो बंटवारा हुआ तो स्थिति अलग थी। अलग ये थी क्योंकि पाकिस्तान जिस डेमोग्राफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो हिस्सा भारत का भूभाग इस मुस्लिम आबादी को दिया गया, लगभग आपको पता होगा 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के लिए दिया गया। तो वहां पे कुछ हिंदू भी रहते थे, कुछ लोग जो है वो सिख भी वहां पर रहते थे। तो वो वहां से छोड़कर भारत में आ गए और भारत से कुछ मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान जो बना तो वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। अब दुविधा यह थी कि जो एक होती है सार्वजनिक संपत्ति और एक है व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति। तो इधर से जो गए वो यहां से यहां पर छोड़ के चले गए और उधर से जो आए वो वहां पर छोड़ के आ गए। तो अब इस जो संपत्ति थी इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए सरकार ने एक समझौता किया और पहला जो समझौता हुआ वो था नेहरू लियाकत समझौता। सबको पता होगा, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो इन संपत्तियों का विवरण जो है वो आपको मिल जाएगा कि इस समझौते में क्या हुआ। अब इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो 5 संपत्तियां जो
मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थी, या हम कहें कि मुस्लिम धर्म से। तो उसमें एक थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, इसके अलावा अमीर खुसरो के अलावा अलाउद्दीन अली अहमद, और फिर एक और है शायद आई थिंक मजुद्दीन अली सानी, ऐसे कुछ करके जो है वो 5 ये दरगाहें हैं। और उसमें यह कहा गया इसी दरगाह के लिए कि यह दरगाह जो है वो एक जिस तरीके से पीर होते हैं उस तरीके से है, तो इसका जो है इसको भारत सरकार अपने नियंत्रण में लेती है। तो ठीक ऐसी 5 संपत्तियां जो है वो पाकिस्तान में संरक्षित की गई। उनमें से एक था जैसे गुरुद्वारा ननकाना साहिब, इसके अलावा डेरा साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, और फिर हम इसके बाद अगर बात करें तो सादानी दरबार, और एक और था श्री कट्टा कटास राजधाम। तो इनको संरक्षित किया गया, इसके अलावा किसी भी संपत्ति को संरक्षित नहीं किया गया। अब वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो संपत्ति थी उसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, और उनको सबको जो भी संपत्तियां थी डिमोलाइज करके जो भी हुआ वहां पर इमारतें खड़ी कर दी, बिल्डिंग कर दिए, पार्क बना दिए गए, और उसको देश की संपत्ति घोषित कर दिया। लेकिन यहां पर नेहरू ने, या हम कहें कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया, जो पाकिस्तान ने नहीं किया लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा किया गया। तो हिंदुस्तान में किया गया तो इस अजमेर की जो दरगाह शरीफ था इसको इससे बाहर रखा गया, और बाकी जितनी भी जो दरगाह थी चारों जो संरक्षित की गई थी उनको वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया। तो आज देखिए अजमेर जो दरगाह शरीफ है उसमें जो भी नियुक्तियां होती है वो भारत सरकार की तरफ से होती है, उसके लिए अलग से गजट जारी होता है। लेकिन बाकी की जो 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं दरगाह, उसमें ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मिर्जापंथ समझौता 1955, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च हो चाहे फिर मजार हो, उन सबका उसमें विवरण कि किस तरीके से उसमें संरक्षण करने का समझौता किया गया। लेकिन जब वक्फ बोर्ड बनाया गया तो इसको फ्री कर दिया, और वक्फ बोर्ड फ्री हुआ तो 4 संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हम कह सकते हैं इस्लामिक संप्रदाय के या इस समुदाय के, और वो धीरे धीरे 10 लाख प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करने का एक प्रयास वक्फ के बहाने। तो अब सवाल यह उठता है कि जो भारत का संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जब उन लोगों को 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, तो फिर उनका जो भी यहां पर रह गया था वो भारत सरकार की संपत्ति क्यों, वो आखिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्यों हो गई। और लगातार जो है जिस तरीके से चैलेंज किए गए, और उसके बाद में आपने देखा कि एक के बाद एक जब वक्फ बिल संशोधन अधिनियम आया, उससे पहले 2013 तक देखोगे तो वक्फ को अनलिमिटेड पावर दी गई। वो किसी की भी संपत्ति हड़प सकते थे, अतिक्रमण, कब्जा कुछ भी कर सकते हैं, दबाव में लाकर कैसे भी। क्यों? क्योंकि आप उनसे जो है वो लड़ ही नहीं सकते, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की दुहाई देता है वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया। इस तरीके से कांग्रेस ने इस सिस्टम को तैयार कर दिया। तो अजमेर जो दरगाह थी उसके लिए दरगाह कमेटी की स्थापना की, वो सरकार ने की 1955 में, और आप समझ सकते हो कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने की। और यह परंपरा जो है वो उसी समय से चल रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार जो है वो वहां पर हर साल चादर चढ़ाई जाती है, जिसका इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको कोई आधार नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यही जो है वो किसी गुरुद्वारे या किसी मंदिर के लिए कहा जाए तो फिर ये सारी चीजें जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कम्युनल होने का। तो फिर इसमें एक जिसको हम कहें कि इसको नॉन रिलीजियस प्रॉपर्टी कब घोषित किया गया, और यह भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 17 मार्च 1961 का, कि अजमेर दरगाह शरीफ जो है वो ठीक इसी तरीके का एक जो है वो याचिका दायर हुई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नॉन रिलीजियस प्रॉपर्टी है। तो नॉन रिलीजियस प्रॉपर्टी है तो फिर तो इसके ऊपर जो है वो चादर चढ़ाई क्यों जाती है, और अगर इसको रोकने की कोई याचिका जाती है तो फिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरीके से एक पूरा सिस्टम, एक एजेंडा जो है वो तैयार किया गया,
और आज भी आप देखिए, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि बांग्लादेश में जब हम ये कहते हैं कि इन लोगों को जब भारत का संविधान स्वीकार नहीं था तो उनको भारत में रहने का मौका क्यों दिया गया, और मौका दिया गया तो संविधान के तहत वो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका मामला एक धर्म से जुड़ा हुआ आता है। तो बांग्लादेश की स्थिति आप देख लीजिए, बांग्लादेश वो भी तो धर्म के आधार पर, और बांग्लादेश को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो उसके जो जिसको हम कहें कि फौज का जो अत्याचार था उससे मुक्ति के लिए भारत के साथ की जरूरत थी, तो भारत का साथ लिया, भारत ने सेना भेजी। आप मजबूरी कहिए चाहे कुछ भी कहिए, तो मजबूरी में जब सेना भेजी, लगभग 4000 के आसपास भारत के सैनिक जो है वो उसमें शहीद हुए, बांग्लादेश को आजाद करवाया। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आज बांग्लादेश भारत के साथ कितना खड़ा है। तो सवाल फिर हमारा जो है वो घूमकर फिर 1947 पर आ जाता है कि जिस समस्या के लिए इस देश के टुकड़े किए गए, क्या उस समस्या का समाधान पाकिस्तान से और फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद हुआ क्या? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। और किस तरीके से एक जिसको कहे कि राजनीतिक दल की राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण, या हम कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण इस देश में क्या क्या चल रहा था, अब वो धीरे धीरे जो है वो जनता के सामने आ रहा है। और वो ऐसे ही किसी के थ्रू, जिसको हम कहें कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो शायद इसकी जो है वो नजर भी नहीं पड़ती, क्योंकि सबको लगता है कि हर साल जो है वो चढ़ाई जाती है। लेकिन क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस वक्त नेहरू लियाकत समझौता क्या था, मिर्जा पंत समझौता क्या हुआ, 17 मार्च 1961 में सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि यह नॉन रिलीजियस मोन्यूमेंट है। लेकिन आज के अगर उसमें देखें तो वहां पर सारा का सारा मामला जो है वो रिलीजन से शुरू होता है और एक रिलीजन पर जाकर ही खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।